हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। और इस क्वेश्चन में आप सीखने वाले हो मैनेजर को जो कमीशन दिया जाता है उसकी हम फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। तो ये क्वेश्चन और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। और ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 22 डीके गोयल की बुक से। शुरू करते हैं आज का लेसन। आपको दिया गया है ट्रायल बैलेंस रागा लिमिटेड की बुक्स का, जिसको लेकर के आपको बनाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट 31 मार्च 2019 की। अब यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शंस भी दी गई है जिसको आपको फाइनल अकाउंट्स में एडजस्ट करना है। और उनको एडजस्ट करने के लिए आप क्या करोगे, जितने भी अकाउंट्स इनमें इन्वॉल्व होने वाले हैं वो सभी पहले से ही मार्क कर लोगे। लेकिन कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन है जिनके अकाउंट्स आपके ट्रायल बैलेंस में नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो एडजस्टमेंट आपको जहां लिखी हुई है आप उनको मार्क कर लोगे कि हाँ मुझे ये एंड में एडजस्टमेंट करनी है। इससे आप कोई भी ट्रांजैक्शन करना भूलोगे नहीं, कोई भी एडजस्टमेंट करना नहीं भूलोगे। तो अब शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन करना। आपने फॉर्मेट तैयार रखे हैं, फॉर्मेट में आप एक एक अकाउंट को लिखते जाओगे, जो जहां पर जिस पोजीशन पे लिखा जाएगा। जैसा कि पहला है आपका ट्रेड ड्राइंग्स अकाउंट। तो ड्राइंग्स अकाउंट आपका लाइबिलिटीज में आता है, कैपिटल में से लेस करते हो तो आप लिखो लेस ड्राइंग्स 20,000, इनर कॉलम में लिखोगे। इसको लिखने के लिए अब आप कैपिटल को नहीं ढूंढोगे कि ट्रायल बैलेंस में कैपिटल कहाँ है तो पहले मैं उसको लिखूं, नहीं। जैसे जैसे आपके अकाउंट आते जाएंगे अब आपको पता है कहाँ और उसका फॉर्मेट क्या है, उसको किस जगह पे लिखा जाता है, आप डायरेक्टली वहां पर लिखना शुरू कर दोगे। इसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग, आपकी एसेट्स में आता है, नॉन करेंट एसेट है, बैलेंस शीट में लिखोगे इनर कॉलम में। क्यों लिखेंगे हम इनर कॉलम में, क्योंकि ये मार्क्ड है, आपको इसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है आपको लगाना है डेप्रिसिएशन, और वो डेप्रिसिएशन 10% लैंड एंड बिल्डिंग का हो जाएगा 1200 रुपए। एंट्री क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट को आप डेबिट करते हो और लैंड एंड बिल्डिंग जो एसेट है उसको आप क्रेडिट करोगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन से उसकी वैल्यू कम हो गई, और अमाउंट लिखोगे 1200 रुपए। मैंने यहाँ पर कंपाउंड एंट्री बनाई है क्योंकि दोनों ही एसेट जिन पर हमको डेप्रिसिएशन लगाना है साथ ही लिखी हुई है, तो हम साथ ही इस एडजस्टमेंट को कवर कर सकते हैं। स्मार्ट वर्क करना है हमको। तो यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग में से लेस डेप्रिसिएशन 1200 करके आउटर कॉलम में नेट वैल्यू आ जाएगी 10,800 रुपए। इसी तरह से प्लांट एंड मशीनरी को लिखो 40,000 रुपए, और इस पर डेप्रिसिएशन 2,000 रुपए है, लेस डेप्रिसिएशन 2,000 रुपए करोगे और आउटर कॉलम में 38,000 रुपए प्लांट एंड मशीनरी की फाइनल नेट वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है इसको लिखना मत भूलना, साथ ही साथ आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखोगे। इनर कॉलम में लिखोगे किस एसेट पर आपने कितना डेप्रिसिएशन लगाया है, और आउटर कॉलम में लिखोगे टोटल 3200 रुपए। नेक्स्ट आपका आ रहा है कैरियज इनवर्ट्स, ये है आपकी ट्रेड जो आप परचेज पे करते हो, और परचेज का खर्चा आपका आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। तो लिखो टू कैरियज इनवर्ट्स 100 रुपए। अब है वेजिस, मार्क्ड है, इसमें आपको एडजस्टमेंट करनी है। वेजिस आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगी, 500 रुपए इनर कॉलम में लिखो। और देखो क्या एडजस्टमेंट आपको करनी है, आपको दिया गया है जो वेजिस है आपने प्रीपेड की हुई है 40 रुपए, मतलब कि आपने किसी को किसी से काम कराना है, उसकी पेमेंट आपने उसको पहले ही कर दी है। तो ये खर्चा आपका इस साल से रिलेट नहीं करता, तभी तो आपने प्रीपेड आ रहा है, ये एडवांस पेमेंट है ये। तो ये खर्चा आपने कर दिया है और उसकी सर्विसेज नहीं ली है, तो ये खर्चा आप लेस कर दोगे। प्रीपेड वेजेस अकाउंट को आप डेबिट करोगे 40 रुपए से, और वेजेस अकाउंट जो रिड्यूस करना है आपको, तो आपको 40 रुपए से इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ वेजेस का आपका डेबिट बैलेंस है और ये हो रहा है क्रेडिट, तो आप लेस कर दो प्रीपेड वेजेस 40 रुपए से, और नेट अमाउंट आ जाएगी 460 रुपए आउटर कॉलम में। अब यहाँ पर मार्क करने से आपको एक फायदा और हुआ होगा, हो जाएगा कि क्या, जैसे ये कि स्टेटमेंट में आपके दो दो अकाउंट लिखे हुए हैं, इससे अगर आपने मार्क कर लिया है तो अब ये एडजस्टमेंट आपकी मिस नहीं होगी, आप एक ही अकाउंट में एडजस्टमेंट करके इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ोगे। अब आपने जब वेजेस पे एडजस्टमेंट कर ली है, प्रीपेड लिखना है आपको, तो प्रीपेड को एसेट्स में लिखोगे, प्रीपेड वेजेस अमाउंट आएगी 40 रुपए। ये आपकी एक एसेट है जिसका खर्चा आपने पहले से कर दिया और अब आपको उसकी सर्विसेज लेनी है, तो ये एडवांस पेमेंट है आपकी।
नेक्स्ट है आपका जो सैलरी दिया गया है वो आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एडजस्टमेंट क्या करनी है, इनर कॉलम में लिख करके देखो। आपको दिखानी है आउटस्टैंडिंग सैलरी 100 रुपए की। आउटस्टैंडिंग का मतलब है अब आपने किसी की सर्विसेज तो ले ली है, लेकिन आपने उसको पेमेंट नहीं की है और ये खर्चा इसी साल का है, तभी तो आपकी सर्विसेज आ चुकी है, ले चुके हो आप। तो ये खर्चा इसी साल का हो जाएगा और इसी साल के खर्चे को इंक्लूड करना होगा आपको। ऐड करोगे सैलरी में, सैलरी अकाउंट डेबिट, 100 रुपए टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ये अब आपकी लाइबिलिटी है जिसको आपको पे करना है। तो आपका सैलरी अकाउंट डेबिट बैलेंस होता है, ये भी डेबिट हो रहा है तो ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 100 रुपए से आउटर कॉलम में 2100 रुपए आ जाएगा आपका सैलरी का खर्चा। साथ में ही ये आउटस्टैंडिंग सैलरी जो लाइबिलिटी है बैलेंस शीट में शो करोगे, लाइबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग सैलरी 100 रुपए। नेक्स्ट है आपका सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न आप शो करते हो अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में इनकम में सेल में से लेस करते हो। सेल अभी आपने नहीं लिखी, लेकिन आपको पता है आपको सेल में से लेस करना है, तो आप डायरेक्टली वहां पर लिख दो लेस सेल्स रिटर्न 200 रुपए। बैंक चार्जेस आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 200 रुपए। कोल गैस एंड फ्यूल आपका ट्रेडिंग का खर्चा है, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखो 1200 रुपए। परचेजेस भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। टू परचेजेस इनर कॉलम में 1.5 लाख रुपए लिखोगे, क्योंकि अभी आपको इसमें से परचेज रिटर्न लेस करना है। इसके बाद आपका आ रहा है ट्रेड एक्सपेंसेस, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखोगे 3800 रुपए। स्टॉक दिया गया है, ओपनिंग स्टॉक आपका आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे ऊपर 76,800 रुपए। कैश एट बैंक आपकी करंट एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट्स में लिखो 50,000 रुपए। रेट्स एंड टैक्सेस आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का खर्चा है, वहां लिखोगे 870 रुपए। और बिल्स रिसीवेबल आपकी करंट एसेट है, एसेट्स में लिखो बिल्स रिसीवेबल 24,500 रुपए। इसके बाद जो सन्ड्री डेटर्स है इसमें आपको एडजस्टमेंट करनी है, तो सन्ड्री डेटर्स करंट एसेट्स में इनर कॉलम में लिखो 54,300 रुपए। अब देखो क्या एडजस्टमेंट करनी है, आपको बनाना है इस पर प्रोविजन 5% बेड डेट्स का। तो प्रोविजन हम क्यों बनाते हैं, हमें डाउट है कि हमारी जो क्रेडिट की सेल हुई है 54,300 रुपए हमें अपने बायर्स से लेने हैं, वो आएंगे या नहीं आएंगे हमें कंफर्म नहीं है। हमें 5% लोगों अमाउंट का रिस्क है कि डाउट है कि ये अमाउंट हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो हम ये जो अमाउंट है इसमें से एक प्रोविजन बनाते हैं कि हाँ मेरे ये इतने अमाउंट के बेड डेट्स होने वाले हैं, ये पैसा डूबने वाला है। तो उस प्रोविजन के लिए आप क्या करोगे, 5% की अमाउंट अपने इस डेटर्स में से लेस कर देते हो। तो प्रोविजन फॉर डेट्स अकाउंट आप डेबिट करोगे 2715, 5% इस अमाउंट का कैलकुलेट करोगे तो 2715 आएगा। और ये अमाउंट आप अपने डेटर्स में से लेस कर रहे हो, पहले से ही एज्यूम कर रहे हो कि 2715 मेरा खर्चा होने वाला है, डूबने वाला है बेड डेट से। तो वो आपका खर्चा आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और डेटर्स में से ही आप अपने इस फिगर को लेस कर रहे हो। आप इसको एज्यूम कर रहे हो ये पैसा नहीं मिलने वाला, तो ये खर्चे में जाएगा और डेटर्स में से लेस हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2715। अब जो नेट डेटर्स आपके बच गए हैं 51,585 रुपए, ये अमाउंट है आपकी वो जो आपको लगता है कि हाँ मुझे पेमेंट मिल जाएगी, मेरे ये पैसे नहीं डूबेंगे। तो अब ये जब पेमेंट मिलेगी तो आप उसको उस पर डिस्काउंट भी दोगे, उन बायर्स को पेमेंट करने पर डिस्काउंट दोगे, तो वो भी आपके लिए खर्चा है। आप इस खर्चे को जो आपका इसी साल से रिलेट है, पेमेंट अगले साल आएगी, आप डिस्काउंट भी अगले साल ही दोगे, लेकिन आप उसका प्रोविजन पहले से ही बना लेते हो और वो जब खर्चा होगा वो खर्चा आप उस प्रोविजन से एडजस्ट करते हो। तो यहाँ हम पहले से ही वो प्रोविजन बना रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि ये पेमेंट आएगी, तो इसी पर आपको डिस्काउंट देना होगा। डिस्काउंट दोगे 3%, तो अमाउंट आ जाएगी आपकी 1548 रुपए। आपने किस पे कैलकुलेट करा, 3% 51,585 का 1548 रुपए। ये वो अमाउंट है जो आपको डिस्काउंट देना पड़ सकता है अपने बायर्स को जब वो पेमेंट करते हैं। तो वो प्रोविजन भी आप बना रहे हो, तो लेस करो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 1548 रुपए। ये अमाउंट भी अब आप ये जो अमाउंट मिलने वाली थी इसी में से डिस्काउंट भी लेस करोगे। अब आपको जो फाइनल अमाउंट आपको लग रहा है, डिस्काउंट भी घटा दिया और पैसे डूबने का जो डर था वो भी लेस कर दिया, नेट जो आपको खरे डेटर से पैसे मिलने वाले हैं
वो अमाउंट आ जाएगी 50,037 रुपए। अब आप निश्चिंत हो गए हो, मेरे पैसे डूबने वाले भी मैंने एज्यूम कर लिए, मैंने हटा दिया। पक्का-पक्का हम एक ले लेते हैं ना कि हाँ भाई इतनी अमाउंट तो मेरे को पक्का श्योर शॉट आएगी, इतने नंबर तो मेरे पक्का आएँगे ही आएँगे, चाहे मैडम कितने भी काट लें। आप ऐसी एक असम्पशन्स करते हो ना, वही असम्पशन्स आपको सन्ड्री डेटर्स के केस में करनी होती है। तो यहाँ ये असम्पशन हमने लगा ली है, हमने सन्ड्री डेटर्स में से माइनस कर दिया है, लेकिन अब जो ये खर्चा है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी जाएगा। तो आप लिखो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2715 रुपए और टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 1548 रुपए यहाँ पर बुक हो जाएगा। अगर बैड डेट्स दिए होते तो बैड डेट्स में ही आप इस प्रोविजन को ऐड करते, तब आप इसको शो करते। इसके बाद है आपका सन्ड्री डेटर्स के बाद कैश इन हैंड, वो आपका करंट एसेट है। एसेट्स में शो करो 30,000 रुपए। सेल्स आपकी इनकम है जो कि आप ट्रेडिंग में लिखोगे। बाय सेल्स 2,20,000 रुपए। अब सेल्स रिटर्न को लेस करके नेट सेल्स आपकी आउटर कॉलम में आएगी 2,19,800 रुपए। कैपिटल आपका बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में आएगा। कैपिटल में से ड्रॉइंग्स को लेस करो, अमाउंट आ गई 81,110 रुपए। अभी आपको इसको आउटर कॉलम में नहीं लिखना, क्यों? क्योंकि अभी आपको इसमें प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा आपका, उसको भी एडजस्ट करना है। डिस्काउंट क्रेडिट साइड पे लिखा है, तो इसका क्या मतलब है? ये डिस्काउंट आपने रिसीव किया है, और रिसीव किया है तो आप इसको लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम वाली साइड पर 1260 रुपए। कमीशन भी आपका क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है तो ये इनकम है बाय कमीशन 5,230 रुपए। बिल्स पेबल आपकी करंट लायबिलिटी है, तो लायबिलिटीज में शो करो 1,28,870 रुपए। परचेज रिटर्न आपका आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, परचेजेस में से लेस करोगे आप, परचेज में से लेस करोगे, लेस परचेज रिटर्न 10,000 रुपए और नेट परचेजेस 1,40,000 आउटर कॉलम में। अब यहाँ सारा आपने डाटा लिख लिया है। अब बारी आती है एडजस्टमेंट, जहाँ लिखी हुई है वहां चेक करने की क्या क्या रह गया है। एक तो आपका रह गया है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को आप कहाँ लिखोगे? ट्रेडिंग में बाय क्लोजिंग स्टॉक 20,000 रुपए इनकम वाली साइड पर। ये स्टॉक आपका एसेट है जो कि आप बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में शो करोगे 20,000 रुपए। एक एडजस्टमेंट आपकी हो गई। अब दूसरी जो रह गई है, जो कि दी गई है, मैनेजर को आपको कमीशन देना है 5%, वो भी नेट प्रॉफिट, वो जो कि कमीशन चार्ज करने के बाद होगा। अब ये कैसी कहानी है? आप कई बार बिज़नेस में जो मैनेजर होता है उसके साथ एक एग्रीमेंट करते हो, हाँ, आप जितना मेरी बिज़नेस को बढ़ाने में हेल्प करोगे, प्रॉफिट जितना होगा उसमें मैं आपको 5% प्रॉफिट दूँगा। लेकिन उसकी कैलकुलेशन 2 तरह से हो सकती है। एक तो प्रॉफिट वो जो कि सीधा-सीधा आपका कैलकुलेशन करके जो आपका ट्रेडिंग में आएगा और प्रॉफिट एंड लॉस में आप कैलकुलेट करते हो, उस प्रॉफिट पर आप कैलकुलेट कर दोगे कमीशन। एक तो वो कमीशन हो सकता है। दूसरा, वो कह रहा है नहीं-नहीं, हम कहते हैं कि सारा खर्चा, आपका कमीशन का भी खर्चा काटने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पर कमीशन देना है। समझ रहे हो आप? दोबारा से समझो इसको। पहले आपको इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले इस पोज़ीशन तक पहुँच जाओ, इस स्टेप तक पहुँच जाओ जहाँ नेट प्रॉफिट आता है। उसके लिए आप क्या करोगे? ट्रेडिंग में आपका जो प्रॉफिट आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट 21,240 रुपए का, ये ग्रॉस प्रॉफिट आप शो करो ट्रेडिंग अकाउंट में टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट 21,240 रुपए, और एंड में यहाँ पर टोटल आ जाएगा 2,39,800 रुपए। जैसा नॉर्मली आप करते हो हर क्वेश्चन में, वैसे ही आपको करना है। अब यहाँ पर जो ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ये आप पी एंड एल में ट्रांसफर करोगे। इनकम वाली साइड पर लिखो 21,240 रुपए। अब इसके बाद अब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी प्रॉफिट निकाल लो। इनकम में से एक्सपेंसेस जितने आपने करे हैं अभी तक, उसको लेस करोगे तो 13,297 रुपए का नेट प्रॉफिट आ रहा है। ये वो नेट प्रॉफिट है जो अभी आपने कमीशन इस पर चार्ज नहीं किया है, कमीशन का खर्चा इसमें से नहीं घटाया। वो कह रहा है इसमें से कमीशन घटाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पर कमीशन दो मुझे। उस पर कमीशन देने के लिए आपको क्या कैलकुलेशन करनी पड़ेगी?
assumption करनी पड़ेगी आपको। लेट नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, मान लो आपका प्रॉफिट कमीशन चार्ज करने के बाद, मतलब कि सारे खर्चे इंक्लूडिंग कमीशन हटाने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है वो 100 रुपए है। अब 100 रुपए पे ही वो कमीशन चार्ज करने को कह रहा है 5%, तो 5% 100 का कितना हो गया? 5 रुपए। मतलब कि आपका जो नेट प्रॉफिट है कमीशन चार्ज करने से पहले वो 105 रुपए होना चाहिए, और इस 105 रुपए पर आप उसको 5 रुपए का कमीशन देते हो। बात समझ में आ गई आपको? इसका मतलब हमारे पास जो प्रॉफिट आया हुआ है 13,297, वो क्या है? 105 के इक्वल है। 105 के इक्वल क्या प्रॉफिट है आपका? 13,297 रुपए। अब आपको इस पे कैलकुलेशन करनी है। आपका 13,297 प्रॉफिट 105 के इक्वल है, तो अब कैलकुलेट करोगे तो 13,297 को 105 से डिवाइड कर दोगे, तो आप नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन जो कि 100 रुपए के बराबर है, उस तक पहुंचने के लिए 100 रुपए से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आपको 100 रुपए वाली चीज पता चल जाएगी ना, आपको यहाँ से यहाँ पहुंचना है, तो आपके पास ये वाली चीज है, इसको 105 से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 12,664 रुपए, जो कि इक्वल टू 100 रुपए है। आपने जो अजम्पशन मानी थी ना 100 रुपए प्रॉफिट मेरा आफ्टर कमीशन होना चाहिए, तो वो प्रॉफिट आपको मिल गया है 12,664 रुपए। अब इस पर आप 5% का कमीशन कैलकुलेट करो तो आएगा 633 रुपए, ये आपको अपने मैनेजर को देना है। ये 633 रुपए का प्रॉफिट आपको मिल गया। ये था आपको समझाने के लिए ये सारी कहानी मैंने लिखी है। लेकिन अगर आपको सीधा-सीधा फॉर्मूला समझना है, फॉर्मूला लगाना है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन, मतलब कि 5% जो हमें कमीशन दिया है उसको लगा दो, और अबव नहीं, अपॉन करोगे, उसको डिवाइड करोगे, रेट ऑफ कमीशन प्लस 100 कर दोगे। मतलब कि 13,297 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 105 करोगे तो आपके पास आ जाएगा कमीशन का फिगर 633 रुपए। तो इस तरह से आप डायरेक्ट इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन समझना भी जरूरी है कि हम इसको कैलकुलेट इस तरह से क्यों कर रहे हैं। अब आपको ये इस बात समझ में आ गई है, तो 633 रुपए हम वहां पर लिख देंगे। लेकिन ये कमीशन एक और तरह से बोला जाता है कि कमीशन आपको प्रॉफिट पे देना है, वो भी कमीशन चार्ज करने से पहले। सीधा-सीधा है, वो कह रहा है जो आपका प्रॉफिट आया हुआ है, उसी पर मुझे कमीशन चार्ज कर दो। हम ये कमीशन का खर्चा घटाए बिना जब प्रॉफिट पर कमीशन चार्ज करते हैं, तो सीधा-सीधा आपका जो नेट प्रॉफिट आया है, उस पर रेट ऑफ कमीशन लगा के डिवाइड बाय 100 कर दोगे, तो आपको वो कमीशन मिल जाएगा। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना। हमें क्वेश्चन में पहले वाला फॉर्मूला लगाना था जो हमने कैलकुलेशन की है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखो टू मैनेजर्स कमीशन 633 रुपए। ये लेस करने के बाद अब देखो आपके पास नेट प्रॉफिट क्या आएगा? 12,664 रुपए। तो यहाँ लिखो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 12,664 रुपए। अगर अब आपको चेक करना है तो आप देखो आपका जो 12,664 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, इसी पर ही तो इसको कमीशन देना है 5%। वो यही कह रहा है ना, सारा कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट आ रहा है उस पर मुझे कमीशन दो। तो यहाँ पर अगर हम इसी अमाउंट पर कैलकुलेट करते हैं तो 5% 633 रुपए बनता है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी कैलकुलेशन करेक्ट है, बिल्कुल सही है। अब ये लिखने के बाद एंड में आप टोटल लिख दोगे 27,730 रुपए। अब यहाँ पर जो आपका ये मैनेजर का कमीशन आपने लिखा है, ये अभी आपने इसको पे नहीं कर दिया है मैनेजर को, ये पेबल है। तो पेबल है तो आपकी क्या है? ये लायबिलिटी है। लायबिलिटी है तो आप इसको बैलेंस शीट में लिखोगे, लायबिलिटी साइड पर मैनेजर्स कमीशन आएगा, सैलरी नहीं आएगा, कमीशन आएगा। मैनेजर्स कमीशन पेबल 633 रुपए, और यहाँ कैपिटल में आप ऐड करोगे नेट प्रॉफिट 12,664 रुपए, और नेट कैपिटल 93,774 आउटर कॉलम में आ जाएगी। अब बारी आ जाती है टोटल करने की। फिंगर क्रॉस कर लो, लायबिलिटी और एसेट साइड का टोटल आपका मैच करना चाहिए। मैच करता है तभी आपकी इतनी मेहनत और इतना जो आपने टाइम लगाया है वो सफल हो जाएगा आपका। तो 2,23,377 रुपए लायबिलिटीज है। एसेट्स भी हमारी
2,23,377 है। हमने जो इतनी मेहनत की सफल हो गई, हमारा क्वेश्चन करेक्ट हो गया और हमारे मार्क्स फुल पक्के हो गए, कोई नहीं हमारे मार्क्स काट सकता। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छा भी लगा होगा, समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूँगी ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9212666015 पर। गुड बाय एंड टेक केयर।